सर्वप्रथम माँ वैष्णो के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। और यह आरसीएम जैसा महान सिस्टम हम लोग के बीच में आया है, और इस महान सिस्टम का जिन्होंने सृजन किया, वैसे देश के महान सपूत परम आदरणीय श्री टीसी जी छाबड़ा जी के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथियों, इस वेबिनार में जितने भी जुड़े हैं, मुझसे श्रेष्ठ जनों के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही साथ अपने से छोटे भाई बहनों का स्नेह आमंत्रित करता हूँ। सर्वप्रथम परिचय से शुरू होता हूँ। नाम अखिलेश कुमार, और मुझे गर्व होता है अपने आप को शिक्षक कहने में, क्योंकि शिक्षा दीक्षा के काज में मैं संलिप्त हूँ और बहुत बखूबी ढंग से शिक्षा दीक्षा देने का कार्य कर रहा हूँ। साथियों, रोहतास जिले अंतर्गत दिनारा प्रखंड में एक छोटा सा गांव है पंजरी, जहां मेरा जन्म स्थली है और ग्रामीण परिवेश में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। लेकिन आज वहां से 22 किलोमीटर की दूरी पे हमारा अनुमंडल है जो विक्रमगंज में अवस्थित है, और यहाँ ये मेरा कर्म भूमि है और यहीं से मैं अपना कर्म की शुरुआत किया हूँ। साथियों, संघर्ष की गाथा ईश्वर को कुछ अलग ही मंजूर था। जब मैं क्लास 6 का विद्यार्थी था तो पिता को खो दिया था, और फिर संघर्ष प्रारंभ होता है। मेरे दादाजी शिक्षक हुआ करते थे और उनका उंगली पकड़कर मैं चल रहा था, थोड़ा पनप रहा था, पुष्पित पल्वित हो रहा था। तब तक 2 साल के बाद ईश्वर ने उनको भी अपने पास बुला लिया, और ऐसा मुझे लगा कि मुझे कुछ कम एज में ही बहुत सारा दायित्व ईश्वर देना चाहते थे, इसलिए हमको दे दिए। दुर्भाग्य से ये दोनों घटनाएं हुई, लेकिन कभी कभी आज मैं मूल्यांकन करता हूं तो लगता है कि आज जो मैं हूं, उन्हीं घटनाओं के बल पे मेरा निर्माण हो पाया है। साथियों, एक बात बताऊं कि जीवन में अभाव से घबराना नहीं चाहिए, अभाव में ही प्रभाव पनपता है। और आप कभी गौर किए होंगे, खेतों में जब हम बीज डालते हैं तो जो बीज मिट्टी के अंदर दबता है वही अंकुरित हो पाता है। सारे बीजों में अंकुरन की क्षमता होती है, लेकिन जो मिट्टी के ऊपर रह जाते हैं वो अंकुरित नहीं हो पाते। जो मिट्टी के अंदर दबते हैं वही अंकुरित हो पाते हैं। तो अगर अर्ली स्टेज में मेरे लाइफ में संघर्ष आया तो ये एक न एक ईश्वर की ऐसी कृपा होगी कि मुझे मजबूत बनाना चाहते होंगे, इसलिए संघर्ष दिए। साथियों, मैट्रिकुलेशन के बाद शिक्षा दीक्षा में मैं आगे बढ़ा तो ट्यूशन के साथ मैं आगे बढ़ा, और यह क्रम चलता रहा। 1 साल मैं जॉब भी किया, उसके बाद मैं विद्यालय प्रारंभ किया, और विद्यालय बहुत छोटा सा रूप में प्रारंभ हुआ, लेकिन आप सबके स्नेह आशीर्वाद के बल पे मैं बताऊं कि मात्र 5 साल में सीबीएसई से 10वीं तक मान्यता प्राप्त हो गया, और 8वें साल आते आते 12वीं तक मान्यता प्राप्त हो गया। अभी विद्यालय की रूपरेखा अपने आप में बड़ी है। 3200 बच्चे इस विद्यालय में हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा बखूबी हो रही है। साथियों, संघर्ष पे जब बात आई है तो एक जगह मैं एक चीज अध्ययन किया था, वो आपके बीच में रखकर मैं ये शुरू करूंगा कि आरसीएम मेरे जीवन में कैसे आया। एक जगह मैं पढ़ा था, एक व्यक्ति थे और वो इंटरव्यू के लिए गए, तो इंटरव्यू में उनको असफलता हाथ लगी। जब असफलता हाथ लगी तो आए अपने घर पे, और घर पे उनके जो बाबूजी थे, और उनके बाबूजी काफी बुद्धिजीवी थे, और उनके बाबूजी के जो एक मित्र हुआ करते थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। बच्चा के मन में एक विचार था कि क्या अब प्रयास करना है, क्या आगे के लिए लड़ाई लड़नी है, अब क्यों संघर्ष इतना करना है। बाबूजी से कह के चाचा जी से कहवाते हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी। यह इस विचार के साथ वो बालक नौजवान साथी जाता है अपने पिता के पास और कहता है कि बाबूजी, चाचा जी से कह के मुझे कहीं सेटल क्यों नहीं कर देते। उस स्थिति में वो पिता कहते हैं कि बेटा, इतनी जल्दी संघर्ष से क्यों घबरा गए, थोड़ा संघर्ष करो, जीवन में संघर्ष करने से कुछ आगे और अच्छा हासिल होगा। असफलता हाथ लगी थी, इंटरव्यू में असफल होकर लौटे थे, मन में पीड़ा थी, मन में दुख था,
कुछ समझ में नहीं आया, वो एक दो वचन और आगे चलकर बोल गए और कहे कि जब आपको मुझे मदद नहीं करनी थी तो आपने मुझे पैदा क्यों किया। यह बात बुद्धिजीवी पिता को चुभ गई, लग गई। शाम के वाक्य था, पिता दुखी मन से अपने कमरे में चले जाते हैं और बेटा को भी लग गया कि कुछ अधिक बोल गए। लेकिन बुद्धिजीवी पिता अपने दायित्व से निवृत्ति कैसे पा सकते हैं। वो सोचे कि यह अभी नौजवान मेरा बेटा है, थोड़ा सा विचलित हुआ है, इसको समझाना मेरा दायित्व है। तो सोचे कि अब समझाएं कैसे, मैं भी दुखी, वो भी दुखी। तो एक पत्र लिखते हैं। साथियों, पत्र लिखकर अपने पुत्र के कमरे में डाल देते हैं और वो पत्र काफी मार्गदर्शन करने वाला पत्र है। मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा। उस पत्र में लिखा हुआ था कि प्रिय पुत्र, जीवन में कल भी संघर्ष था, आज भी संघर्ष है और कल भी संघर्ष रहेगा। मैंने तो गलती की कि पुत्र को पैदा करने से पहले पूछ नहीं पाया कि मेरा पुत्र संघर्षशील होगा कि नहीं। पर पुत्र, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम अपने पुत्र को पैदा करने से पहले एक बार उससे पूछ लेना कि तुम्हारा पुत्र संघर्षशील होगा कि नहीं। साथियों, जब यह संदेश वह पुत्र पढ़ता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और सीधे सीधे सुबह सुबह पढ़ने के बाद आकर अपने बाबूजी का पांव पकड़कर कहता है कि बाबूजी माफ करिएगा, मैं नहीं समझ पाया कि जीवन का मतलब क्या होता है। मुझसे भारी भूल हो गई कल जो मैं किया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे और आज से मैं एक वचन देता हूं आपको कि कभी भी मैं अपने जीवन में सिफारिश की बात नहीं करूंगा। मैं चला संघर्ष के राह पर, अब जो होगा वो देखा जाएगा। साथियों, आपको बताते हुए मुझे भी हर्ष हो रहा है कि वही व्यक्ति आगे चलकर सदी का महानायक श्रीमान अमिताभ बच्चन बनते हैं। तो संघर्ष से ऐसे ऐसे निर्माण होते हैं। हम सिफारिशों में उलझ जाते हैं, हम नौकरी के चक्कर में अपने एक महान जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो नौकरी में तो एक लिमिटेशन है, सीमित संसाधन के बीच में आप जिंदगी गुजार कर इस धरती से चले जाएंगे। इसलिए कभी भी संघर्ष से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियां देकर इस धरती पे उतारा है, भेजा है। आपको अपने आप को निर्बल समझने की आवश्यकता नहीं। साथियों, उसी प्रकार हम लोग के भी जीवन में संघर्ष आया, लेकिन वो संघर्ष ने ही हम लोग का निर्माण किया। इसलिए आपके भी जीवन में अगर किसी प्रकार का संघर्ष होगा तो संघर्ष से आप घबराएंगे नहीं। आइए चर्चा करते हैं ये आरसीएम की। आरसीएम मुझ तक कैसे आया। मैं तो एक शानदार विद्यालय का संचालन कर रहा था और जब विद्यालय अपने समाप्त पे चल रहा था तो उस समय कुछ आदमी अपने मद में भी चूर होता है। उसी दरमियान हम सबके एक अभिभावक, हमारे जहाँ विद्यालय चलता है इसके गांव के वो निवासी हैं। हम लोग के काफी अभिभावक हैं, श्रद्धेय अभिभावक हैं, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस दुनिया को छोड़कर वो चले गए। कुछ ही महीने हुए हैं। स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह जी हम सबके अभिभावक थे और उनके साथ विनोद सर के बड़े भाई श्याम नारायण सिंह जी आए थे और ये दोनों लोग आकर मुझे आरसीएम के बारे में बताए। साथियों, आपको बिना हेजिटेशन के मैं बता रहा हूं, उस समय मुझे जिस प्रकार और लोग आप जाते होंगे समझाने, आरसीएम नहीं समझते होंगे, उसी प्रकार मुझे भी उस समय आरसीएम कोई समझ में नहीं आया था। मैं विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उनको मना किया था कि ठीक है, आप लोग आए हैं, आरसीएम समझा रहे हैं, एक अच्छा सिस्टम है, जो कहिए मैं जुड़ जाता हूं, लेकिन मैं यूजर रहूंगा, मैं इसमें अपना समय नहीं दे पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा। और उस समय की मेरी भूल रही होगी या समझने समझाने में कोई कमी रह गई होगी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। जो आज परिवेश बना है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति एक निगेटिविटी फैली हुई है, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी वो निगेटिविटी थी और जिसके वजह से मैं समझ नहीं पाया, मैं जुड़ नहीं पाया और जुड़ा भी तो यूजर रहा, सक्रिय नहीं बन पाया। कुछ दिन के बाद मेरी आईडी टर्मिनेट हो गई।
फिर समय बीतता है और पिछले साल 2020 में जब लॉकडाउन लगता है, तो साथियों उस दरमियान लॉकडाउन के बाद मैं समझा कि अब क्या किया जाए, लेकिन सृजनात्मक कार्य में मैं लिप्त रहता हूँ, तो मुझे पढ़ने और पढ़ाने में मन लगता है, तो मैं लेखन का कार्य किया। और यह भी आपके साथ शेयर करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि 2020 के लॉकडाउन की उपलब्धि मेरी यह पुस्तक है और इसका निर्माण मैं किया, इसका लेखन मैं उस दरमियान किया। और जब लेखन के लिए मैं बैठा तो साथियों स्वाभाविक सी बात है, अध्ययन बढ़ गया, यूट्यूब चैनल पे मोटिवेशन सुनने का दौर बढ़ गया और मोटिवेशन से काफी मुझे लगाव है और सीखने के प्रति ललायत अपने आप को मैं पाता हूं। तो उस दरमियान जब मैं एक्सप्लोर किया तो मैं देखा कि हिंदुस्तान के जो भी अच्छे मोटिवेटर हैं, चाहे वो आदरणीय सोनू शर्मा जी हों या जो भी उस कैटेगरी के लोग हैं, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। तो मेरे माइंड में एक बात आई कि ये सारे जितने भी अच्छे मोटिवेटर हैं ये सब नेटवर्कर हैं। और थोड़ी सी जानकारी मेरी बढ़ने लगी उस दिशा में, तो पता चला उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप जी, वो भी नेटवर्कर थे। और जब ये मुझे मालूम चला कि वो व्यक्ति नेटवर्कर थे और नेटवर्क के बल पे राष्ट्रपति की कुर्सी तक गए हैं, अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था और मेरा मन, मेरा विचार तब तक बदल गया था कि अब मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर जाऊंगा और न केवल जाऊंगा बल्कि तत्परता से काम करूंगा। यह विचार मेरा बदला हुआ, बदले हुए विचार में मैं जीवन जी रहा था। तब तक विचार जब बदलता है तो ईश्वर भी कुछ वैसा भेजते हैं। हमारे पास आदरणीय राजेश सर आए और विक्रमगंज में एक पीयूसी खुल रहा था, उसका उद्घाटन करना था, उसके उद्घाटन का ऑफर लेकर आए। 25 नवंबर को उद्घाटन करने की बात थी। मैं सहर्ष तैयार हो गया उद्घाटन के लिए और चूंकि कुछ प्रोडक्ट से मैं अवेयर था, उसमें च्यवनप्राश काफी मुझे इम्प्रेस किया था, तो मैं सोचा कि ठीक है 25 नवंबर के दिन मैं उद्घाटन के लिए गया, तैयार हो गया। और वहां जब पीयूसी के उद्घाटन के लिए मैं जाता हूं तो साथियों मेरा विचार तो पहले से बदला हुआ था। मैं खुद प्रपोजल विनोद सर के सामने मैं रखता हूं कि विनोद सर क्यों न मुझे आप लोग ज्वाइन कराते हैं, मैं भी कुछ इसमें सीखने और करने का प्रयास करूंगा। और एक वचन आपको देता हूं, ये एक फिलॉसफी मेरी है कि अगर पांव में घुंघरू बांध लिए हो तो 1 नंबर नाचो, नहीं तो ये घुंघरू बांध कर चलने वाला तमाशा मत बनाओ। मैं पूरी तत्परता, पूरी ईमानदारी से यह कार्य करूंगा और सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। आप लोग के सानिध्य में रहकर मैं कुछ सीखना और इस दिशा में भी करना चाहता हूं। वो लोग तैयार हुए और आपको एक बताएं कि जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूढ़िवादी सोच हम लोग को घिरी रहती है कि हम लोग कोई भी अच्छा काम, शुभ कार्य गुरुवार के दिन से प्रारंभ नहीं करते। लेकिन इससे भी मैं कुछ ऊपर सोचता हूं और मेरी शुरुआत जो आईडी टर्मिनेट थी, उस आईडी को पुनः शुरू किया गया। दिन गुरुवार था, 26 नवंबर के दिन आप चेक कर लेंगे। साथियों उस दिन से मैं प्रारंभ हुआ, राजेश सर से डिस्कशन हुई। राजेश सर प्लान कर रहे थे कि आइए प्लान करते हैं, मार्च तक लीडरशिप पे जाते हैं। मैं पूछा लीडरशिप पे जाने के लिए क्या करना होगा, तो 3.5 लाख बिजनेस लॉक करना होगा। हम क्या मन में मैं सोचा कि अच्छा 3.5 लाख, मैं उनसे कुछ बोला नहीं। मैं एक बार बोला कि सर इसको दिसंबर में किया जा सकता है क्या? वो बोले कि कठिन है, अगर हो जाए तो बेहतर है। जिस प्रकार ये पुस्तक है आपकी जीत आपकी जीत और इसका मैं लेखक हूं, तो कहीं ना कहीं ऐसा स्वभाव भी मेरे अंदर है कि जिद में पालकर कोई काम करता हूं। साथियों मैं अपने आप से जिद किया कि दिसंबर में लीडरशिप पे जाना है। लीडरशिप शब्द से लगाव था,
और मैं बनना चाहता था, इस इंडस्ट्री में भी कुछ उभरना चाहता था। तो मैं सोचा कि बहुत समय क्यों लिया जाए, अब पूरी ताकत से इसमें लगा जाए। दिसंबर में मेरा लीडरशिप हो जाता है। उसके बाद राजेश सर, विनोद सर, मुकेश सर, ये लोग के सानिध्य में रहकर सीखते हुए मैं आगे बढ़ने का प्रयास किया। जनवरी में रॉयल्टी 4.5% और फरवरी में 6%, अंततः मार्च में 8% मैं हासिल कर लिया। 8% हासिल करने के बाद अब पीछे कहां मुड़ना था। अब मैं अप्रैल में प्लान किया कि टेक्निकल का जो 3 माह मेंटेन करना है करूंगा, और तब तक अभी प्राकृत और भी इम्तिहान लेना चाह रही थी। कही कि इतना जल्दी टेक्निकल नहीं आएगा, कुछ प्रयास करो, कुछ मेहनत करो। साथियों, जब लॉकडाउन लगा दोबारा तो मन विचलित हो गया कि अब कैसे होगा। लेकिन फिर वही जिद, वही जुनून, और इस बीच हम सबके अपलाइन आदरणीय सुजीत सर से मेरी बात होती है टेलीफोनिक, और उनकी एक लाइन मेरे टेक्निकल का कारण बनती है। वो कहते हैं कि अखिलेश सर, कोई भी टेक्निकल चल के नहीं आता, उसको हासिल करना पड़ता है। आप छोड़ने का प्रयास न करिएगा, आप ताकत लगाइए और इसको इस भी परिस्थिति में आप हासिल करने का प्रयास करिए। साथियों, विपरीत टाइम चल रहा था, लेकिन मैं क्या किया, मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, गाड़ी में अपने मित्रों को बैठाकर, जो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए थे, उनको वो जो टाइम स्लॉट था उसी टाइम स्लॉट में यहाँ से बैठाते थे और आरा बाजार पे लेकर जाते थे और वहां परचेजिंग कराकर फिर लौटते थे। अपने पास जो भी विवेक था, जो भी बुद्धि थी, जो भी कर्म करने की क्षमता थी, उसके आधार पे हम लोगों ने 100% दिया। अंततः रिजल्ट आपके सामने, 3 माह मेंटेन हुआ और फिर जाकर जून में पर्ल का पिन हासिल हुआ। साथियों, यह सिस्टम, मैं कह सकता हूं कि यह सिस्टम आरसीएम निर्माण का सिस्टम है, और इसमें आने के बाद मुझे तो काफी बेहद खुशी हो रही है। मुझे अफसोस है कि मैं और पहले क्यों ना आया और पहले इसके बारे में चिंतन मनन अध्ययन क्यों नहीं किया। लेकिन एक वचन मैं दे रहा हूं, कुछ हमारे ऑफलाइन को हमारे ऊपर संदेह था, अब नहीं है। संदेह था कि ये अखिलेश जी कितने दिन करेंगे आरसीएम, चूंकि इनके पास एक बहुत बड़ा संस्थान है और बहुत बड़े संस्थान के संस्थापक हैं, ये कितने दिन टिक पाएंगे, कितने दिन कर पाएंगे। मैं एक वचन आपके समक्ष में दे रहा हूं कि आजीवन उत्साह और उमंग के साथ आरसीएम करता रहूंगा, न केवल